नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमको ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन देखना है कि वहाँ के जो आर्य हैं उनका आर्थिक जीवन क्या था। हम वहाँ देखते हैं, या हमने शुरुआत में जब ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो बताया था कि इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। यानी ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे या जीते थे। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था और कृषि इनका गौण व्यवसाय था। तो यहाँ जब हम अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं तो पशुपालन यहाँ क्या होगा? प्रमुख पशु होगा और अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत भी होगा। ठीक इसी प्रकार हम उसमें देखेंगे, कृषि भी देखेंगे, हम वहाँ शिल्प उद्योग धंधे भी देखेंगे, व्यापार देखेंगे, और इसके साथ साथ हम व्यापार विनिमय का साधन देखेंगे कि मुद्रा से होता था कि वस्तु विनिमय के माध्यम से इनका व्यापार होता था, या व्यापार का माध्यम क्या था उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद परिवहन का क्या साधन था इसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो आज हमें ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन देखना है। इनका जो समय है आपको पता है 1500 बीसी से लेकर हम 1000 बीसी के समय के मध्य जो ऋग्वैदिक आर्य थे या जो सत्संदो प्रदेश पर निवास करते थे उनका आर्थिक जीवन क्या था। ठीक, तो इसको हम यहाँ से आज प्रारंभ करते हैं। इसको एक हम पहले तो आप इसको एक हेडिंग में रखें, ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? जब आप कभी मेंस लिखते हैं तो भी आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए। आर्थिक जीवन, आर्थिक, जैसे हमने आपको वहाँ सामाजिक जीवन पढ़ाया था तो आपको बताया था किन किन आयामों को या किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हमने वहाँ परिवार, वर्ण व्यवस्था है ना, स्त्री की स्थिति, विवाह, इस सब चीज़ों पर हमने वहाँ बताया था। खान पान है ना, कपड़े, आभूषण है ना, मनोरंजन, शिक्षा, ये सब सामाजिक के दायरे में आते। तो आर्थिक में क्या क्या पढ़ते हैं हम इसको? तो जो जो उनकी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। अब ऋग्वैदिक कार आर्यों की क्या आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी हम यहाँ देखेंगे। तो क्योंकि इनका प्रमुख व्यवसाय आपको पता है पशुपालन है, तो पशुपालन को हम यहाँ देखेंगे। किन किन पशुओं से वो परिचित थे, किस पशुओं की महत्ता ज़्यादा थी, इन सब पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हम इसमें कृषि देखेंगे। कृषि इनका गौण व्यवसाय या दूसरा प्रमुख व्यवसाय भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या देखेंगे वहाँ के? हम वहाँ के देखेंगे आपके शिल्प एवं उद्योग धंधे, वो भी आप देखेंगे। शिल्प एवं उद्योग धंधे, ठीक। और क्या वहाँ पढ़ा जाएगा? तो वहाँ देखेंगे हम इनका व्यापार का माध्यम क्या था। ठीक है, तो इसको भी हम चाहो तो व्यापार का माध्यम लिखें या विनिमय साधन क्या था, दोनों ही चीज आप जाने रहे। विनिमय साधन क्या था, यानी व्यापार किस के माध्यम से करते थे? वस्तुओं के द्वारा होता था या फिर इनका कुछ मुद्रा चलती थी, इसको भी हम यहाँ देखेंगे। लास्ट हम देखेंगे परिवहन का साधन, कि इनका जो सामान है या परिवहन के ये लोग क्या क्या साधन रखेंगे। इन आयामों को हम आर्थिक जीवन के रूप में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पहला हमें क्या देखना है? पशुपालन। पशुपालन के बारे में हम बताएं आपको। पशुपालन में जो सबसे प्रमुख पशु है वो क्या है आपका? वो आपको गाय है। गाय का यहाँ 176 बार उल्लेख भी देखने को मिला है। स्याही लीक हो गई है पेन से। चलिए देखते हैं हम पहला आयाम देखते हैं पशुपालन। क्या देखते हैं? पशुपालन। तो इसमें हम समझेंगे ऋग्वैदिक, इससे आपको नोट्स में फॉर्मेट एक पढ़ने का तरीका भी आपको यहां से पता चलेगा। क्या लिखेंगे आप? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। पहली चीज। अब पशुपालन था तो
तो पशुपालन का इतना महत्व क्यों था, क्या काम का है पशु, या इसके महत्व क्या है, तो आप यही इस पर लिखें महत्व। हम इसके महत्व को भी समझते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन है, तो महत्व क्या है इनका। तो महत्व में हम यहाँ देखें पशुओं से क्या क्या उपयोग कर सकते हो आप। एक तो यातायात का साधन के रूप में उपयोग होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है आप पशुओं या बैलगाड़ी के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा, पशुओं को आप खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, खाद्यान्न के रूप में उनको आप खा भी सकते हैं। और क्या जानते हैं, और क्या है, कृषि में इनकी सहायता हो सकती है, कृषि कार्यों में जैसे आप बैल का उपयोग करते हैं, ठीक, तो कृषि में भी इनकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। इसके अलावा और आप देखें तो क्या होता है, विनिमय का भी साधन है। जैसे आपने, क्योंकि उस समय गाय सबसे सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तु थी, तो यदि गाय है, बकरी है, आप किसी को 2 बकरी दे रहे हैं, उसके बदले से आप गेहूं ले रहे हैं, तो ये विनिमय का भी साधन है। मतलब पशुपालन की महत्ता यहाँ क्या देखने को मिल रही है, एक तो यातायात, खाद्यान्न, विनिमय के साधन के रूप में, और कृषि कार्यों में। ये 4 बिंदु आप यहाँ ध्यान रखोगे। देखो किस तरीके से आप धीरे धीरे आप पशुपालन को सीख रहे हैं। पहला बिंदु हम इसको देखते हैं, पशुपालन का महत्व क्या है, तो यातायात, यातायात के साधनों में, और क्या है, कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में उपयोग करते हो आप जानवरों का। इसके अलावा खाद्यान्न के रूप में, उनको आप खा भी जाते हो, भोजन के रूप में भी लेते हो, और विनिमय के माध्यम के, विनिमय के साधन के रूप में, यानी आप कुछ जानवर देके खाद्यान्न सामान या कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं। तो ये पशुपालन का यहाँ महत्व भी क्लियर हो गया, और प्रमुख व्यवसाय भी आपको क्या हो गया, यहाँ स्पष्ट हो गया। अब हमें यही देखना है सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का। ऋग्वैदिक की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ डेट लिखते रहे, हम 1500 से लेकर 1000 BC के मध्य की बात करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ प्रमुख पशु देखते हैं। प्रमुख पशु देखते का मतलब यहाँ हम गाय को देखते हैं, ठीक। इसको हम यहाँ रब करते हैं, क्योंकि अब हम दूसरा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अभी पशुपालन पढ़ रहे हैं, बाकी फिर इनको भी हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे पहला या लिखेंगे यहाँ प्रमुख पशु। प्रमुख पशु, प्रमुख पशु क्या है, तो प्रमुख पशु जो आपका है वो है क्या, गाय। प्रमुख पशु क्या है आपकी, गाय। अब गाय है तो गाय के बारे में कुछ तथ्य भी जारी है। जैसे 176 बार इसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है आपका। 176 बार ऋग्वेदिक में उल्लेख हुआ है, या 176 बार इसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद कर दो आप, या सीधा लिख लो आप 176 बार उल्लेख हुआ है। ज़्यादा शब्दों को वैसे भी कम रखना है, क्योंकि MPPSC की रिक्वायरमेंट क्या है, 3 नंबर के लिए 10 शब्द है, 5 नंबर के लिए 50 शब्द है, और 11 नंबर के लिए आपके 200 शब्द है। तो आप वैसे जितना शुरू से ही प्रैक्टिस रखें, कम शब्दों का उपयोग करना, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने का आप कोशिश करें। तो 176 बार उल्लेख हुआ है। और गाय को क्या कहा जाता है, तो गाय संपत्ति का भी क्या है, द्योतक है, यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होगी वो उतना पैसा वाला कहलाया जाएगा। तो लिखेंगे संपत्ति का द्योतक, ये भी आप जाने। और हमने आपको भी गाय के बारे में क्या बताया था, गाय क्या है, अधन्या है, यानी वध ना करने योग। तो इसको भी लिखे आप अधन्या। किसको, किसके लिए प्रयोग हुआ ये शब्द, गाय के लिए। इसका अर्थ क्या होता है, वध ना करने योग, ठीक। और क्या जानेंगे आप गाय के बारे में ही आपको इतना जानना पड़ रहा है। लोग वहां प्रार्थनाओं में पुत्रों के साथ साथ गायों को भी मांगते थे कि हमारे पास 25 पुत्र हो जाए, 100 गाय हो जाए, ठीक। ये भी उस समय का कल्चर था। तो आप क्या लिखोगे, प्रार्थनाओं में पुत्रों के साथ
पुत्रों के साथ गायों को भी मांगा जाता था। ठीक, ये गाय के बारे में आपने कुछ चीजें जानी। अब एक चीज और आपको यहां लिखना है, गाय इतना महत्वपूर्ण पशु था वहां कि इसके नाम पर या इससे संबंधित शब्दों पर ही कई अर्थ रखे। जैसे जनपद या नहीं, जनपद का तो यहां उल्लेख हुआ ही नहीं है। जन का प्रमुख कौन होता था? राजा। और हमने बताया था उसको अन्य नाम क्या थे? जैसे हमने आपको अन्य नाम बताए थे, गोपति। तो ये किससे संबंधित शब्द का यूज हो रहा है? गाय से। तो गाय से संबंधित कुछ शब्दों का वहां उपयोग किया गया है। तो चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं, थोड़ा सा रफ कर दे रहे। ये तो आप क्लियर है, इसका तरह स्क्रीनशॉट आप ले ले। यही हम इसको कंप्लीट करते हैं। यही हम इसको कंप्लीट करते हैं। गाय क्या आप डालेंगे हेडिंग? संबंधित शब्द। किससे? गाय से संबंधित शब्द। यहां लिखें आप संबंधित शब्द। किससे? गाय से। तो कुछ शब्द गाय से ही बने हुए हैं जिनके अर्थ है, जैसे आप देखेंगे क्या? गोमत। गोमत मतलब होता था धनी व्यक्ति। लिखे आप गोमत। ये सब पूछे जाते हैं शब्द का अर्थ क्या है, इसलिए यहां शब्दों पर विशेष ध्यान है। गोमत का अर्थ होता है धनी, धनी या शक्ति। ठीक, तो आप धनी ही जान के रखें अभी। फिर होता है गोपति। गोपति आपको पता है जन का प्रमुख को क्या कहते थे अपन? गोपति, यानी राजा। तो वो भी किससे? गाय शब्द से। तो इसको बोलेंगे अपन राजा। और क्या है गौ से? तो आपको याद हो, एक आपकी क्या होती है? गोहन। गोहन मतलब होता है अतिथि। तो वो भी लिखे आप गोहन। गोहन मीन्स अतिथि, अतिथि। और इसके बाद आपने सुना होगा गोधूली। गोधूली का समय कौन सा होता है? शाम का समय, जब सूरज ढल रहा होता है और बीच का समय होता है 5 बजे के बाद से। तो आप लिखेंगे यहां गोधूली। गोधूली क्या का अर्थ होता है? शाम का समय, शाम का समय। ठीक, और क्या है इसी से संबंधित देखेंगे तो देखेंगे आप क्या? दूहती, दुहिता। बड़ा इंपॉर्टेंट है दुहिता। दुहिता मतलब होता है पुत्री को कहा गया है। दुहिता किसके लिए शब्द यूज हुआ है? पुत्री को, कि गाय से दूध निकाल रही है, पुत्री को या पुत्री के लिए कहा गया है। दुहिता हो गया। दुहिता के बाद आपने गोपाल सुना होगा, जो एक गायों का या जानवरों का ख्याल रखता था। सुबह से आपने देखा गोपाल लोग आते थे और आपके जानवर घर से ले जाते थे और शाम को चरा कर उनको आपके घर पर छोड़ देते थे। उनको बोला जाता है गोपाल। तो यहां लिखेंगे गोपाल। क्या लिखोगे आप? गायों की या पशुओं की सुरक्षार्थ हेतु या देखभाल करने वाले। तो क्या लिखोगे? पशुओं की देखभाल, पशुओं की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है? गोपाल। एक होता है गवष्टी। गवष्टी होता है जो गायों की खोज के लिए निकलते थे और वो बताते थे गाय यहाँ है, और उसके बाद वहाँ युद्ध हो जाते थे गायों के। तो आप लिखेंगे आप लिखेंगे गवष्टी। गवष्टी, गवष्टी में लिखेंगे आप गाय की खोज करने वाले। और फिर वो इसको युद्ध के रूप में भी यूज करते थे और इनका प्रमुख काम होता था गायों की खोज के लिए निकलते थे। ये गायों की खोज के लिए, खोज के लिए। तो ये कुछ शब्द हो गए जो आपके गाय से संबंधित शब्द है। आपको जानना होगा। पशुपालन का महत्व बताया, प्रमुख व्यवसाय है, इनके हमने महत्व को भी क्लियर किया। इसके बाद हमने महत्व में क्या है? यातायात के साधन के रूप में, कृषि कार्यों में, खाद्यान्न के रूप में और विनिमय के रूप में। यहाँ प्रमुख पशु गाय है, 176 बार उल्लेख है। संपत्ति का घोतक है, अघन्या कहा गया है। और प्रार्थनाओं में पुत्रों के साथ साथ गायों को भी मांगा जाता था, क्योंकि गायों का मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है वो उतना समृद्ध, उतना शक्तिशाली, उतना पैसे वाला। इसी प्रकार कुछ उसके शब्द हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रमुख पशु कौन सा है इनका। ठीक, तो दूसरा प्रमुख पशु हम देखेंगे। अभी हम पशुपालन ही पढ़ रहे हैं, अभी हम
पशुपालन को ही पढ़ रहे हैं। अब यहां हम देखेंगे पशुपालन में दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा है। अन्य में आप देखेंगे, अन्य में आपका बैल है, बकरी है, भेड़ है ना। कुत्ते का भी यहाँ जिक्र है, एक सुरमा नामक कुतिये की भी यहाँ चर्चा हुई है, तो वो भी आप लिखेंगे। लिखेंगे आप दूसरा प्रमुख पशु। अभी अब हम पशुपालन ही पढ़ रहे हैं ना, आप अपने नोट्सों को ध्यान में रखते हुए बनाते रहें। लिखेंगे आप दूसरा प्रमुख। दूसरा प्रमुख कौन है? घोड़ा है। ठीक। और अन्य की बात की जाए, अन्य पशु कौन कौन से और हैं? अन्य पशुओं में देखा जाए, अन्य पशुओं में आपका भेड़ है ना, बकरी है, बैल है, कुत्ता है। और कुत्ता में आप ब्रैकेट में जरूर लिख लें, सुरमा नामक कुतिया का यहां वर्णन है कहीं ऋग्वेद में। सुरमा नामक कुतिया का वर्णन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया यहां। ये हो गया आपका अन्य। अब एक आप चाहो तो इसको नोट में लिखें। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे आप यहां कि ये बाघ की जानकारी इनको नहीं थी और उसका हमें प्रमाण नहीं मिला है, जबकि हाथी से ये परिचित थे, पशुपालन के रूप में उपयोग नहीं करते थे। तो अब नोट में 2 पॉइंट यहां लिख लें। क्या लिखोगे? बाघ की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। और दूसरा लिखेंगे आप, हाथी से परिचित थे, परंतु अभी वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इसको पशुपाल नहीं रहे हाथी को। तो ये आपको पशुपालन के रूप में ध्यान रखना होगा। अब हम दूसरा आयाम क्या देखेंगे अर्थव्यवस्था में? हम दूसरा देखेंगे अब कृषि, जो कि इनका क्या है? गौण व्यवसाय है, यानी दूसरा सेकेंडरी है। तो आप डालें कृषि। पशुपालन को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। यदि ये पर्सनल भी, यदि पशुपालन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तब भी आपके पास इतना कंटेंट है कि आप उसको आसानी से डील कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? कृषि। यह है आपका दूसरा आयाम, कृषि। कृषि में देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय, दूसरा प्रमुख व्यवसाय, यानी पहला तो आपको पता है पशुपालन था, दूसरा क्या है? कृषि है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। अब इसके एविडेंसों की बात की जाए तो आप देखेंगे ऋग्वेद के चौथे मंडल में या चतुर्थ मंडल में 97वें सूक्त में आपके 24 मंत्र कृषि को समर्पित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लिखेंगे यहां। ऋग्वेद के चौथे मंडल में 57 सूक्त हैं, जिनमें 24 मंत्र कृषि को समर्पित है, कृषि को समर्पित है। तो ये आपको जान गए हैं, कृषि के बारे में भी यहां क्या दिया गया है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखेंगे यहां, अश्विन नामक देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। अश्विन नामक देवता ने, लिखेंगे आप, अश्विन नामक देवता ने, अश्विन नामक देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। ये भी फैक्ट
एग्जामों में पूछा जाए। जितना भी हम यहाँ बोर्ड पर आपको देते हैं, पहले ही बताया था, पहले फर्स्ट डे से ही हमने क्लियर किया था कि जितना हम पढ़ा रहे हैं एमपीपीएससी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, मेंस को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं और आपका प्री को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप अन्य एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, हिस्ट्री में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो भी हम यहाँ तथ्य लिखाते हैं, फैक्ट लिखाते हैं, फालतू और अननेसेसरी फैक्ट हम यहाँ नहीं लिखाते हैं कोई भी। ठीक, ये हो गए आपके। अब कृषि में हम देखते हैं सिंचाई के साधन, क्योंकि कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि में हम क्या देखें कि सिंचाई के साधन को भी देखेंगे। ये आपने लिख लिया है तो हम इसको थोड़ा सा रफ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें कृषि के साधन भी आपको यहाँ स्पष्ट करने हैं। तो कृषि के साधन क्या होते होंगे, तो कृषि के साधन को भी हम दो रूपों में देखेंगे। एक होता है स्वयंजा। स्वयंजा मतलब जहाँ स्वयं पानी आता है। तो स्वयं पानी कहाँ आता है, स्वयंजा। याद करने की ट्रिक बनाई हुई है हमने कि पहले आप क्या लिखेंगे, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन में हमने देखा है स्वयंजा। स्वयंजा को आप कैसे याद रखेंगे, जो पानी अपने मन से आता है, स्वयं से आता है, वो कृषि कार्यों में यूज होता है। तो कौन सा आता होगा, वर्षा का जल और एक आपका नदियों का जल। तो वही लिखेंगे आप यहाँ, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेंगे। क्या लिखोगे, वर्षा का जल और दूसरा नदियों का जल। ये किसके ऋग्वैदिक आर्य क्या यूज करते थे, सिंचाई के लिए ये इस तरीके का यूज करते थे। एक और होता है क्या, खनिजा। खनिजा मतलब जहां खोदा जाता है। तो क्या खोद कर आप पानी रखते हैं, या तो कुआं होगा या तालाब होगा। तो आपको ये भी याद, उसको बोलते हैं खनितमा। क्या बोलते हैं, खनितमा। ठीक, खनितमा भी इसी तरीके से आप बिल्कुल जिस तरीके से हम आपको बोर्ड पर दे रहे हैं, देखो कितना कम शब्दों में आपको चीजें स्पष्ट हो रही हैं, नहीं, और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा है। तो क्या होता है, कुआं और तालाब। तो ये थे सिंचाई के साधन। यही हम आपको नोट में लिखाएंगे कुछ नाम, जैसे कुएं को किस नाम से जाना जाता है, तालाब को कुछ एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कुएं को चाहो तो यही लिख लो, या फिर हम इसको अलग से लिखाते हैं, क्या, कुछ नोट में शब्द यही लिख लो आप। नोट में हम कुछ नहीं लिखा रहे हैं, इस शब्दों की टर्मोलॉजी लिखा रहे हैं। जैसे आप देखें कुआं, यहाँ हमने कुआं लिखाया और वहाँ कुआं नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में, एक शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका अर्थ क्या था प्राचीन भारत में। यही पूछा, एग्जाम का ट्रेंड यही चल रहा है ना। तो आप लिखोगे क्या, कुआं। तो कुएं को एक शब्द से नवाजा जाता है, उस शब्द का नाम है आपका क्या, अवट। ठीक है, कई जगह आपको अवल भी देखने को मिलता है। ठीक, ये तो हो गया कुआं। इसी प्रकार नहर को भी एक शब्द से स्पष्ट किया जाता है, तो नहर को बोला जाता है कुलिया। ये नहर हो गया। बादल के लिए भी स्पेशल शब्द यूज होता है, तो आप बादल के भी लिख ले आप, उसका होता है प्रवजन्या, प्राजन्या। ये कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको इस संबंध में ध्यान रखनी है। ठीक, ये हमने क्या पढ़ा दिया आपको, सिंचाई पढ़ा दी। अब हम क्लियर है, सिंचाई को हम दो रूपों में यहाँ देखते हैं, खनितमा और स्वयंजा। याद करने में बहुत आसानी है। खनन मतलब जो खोद जमीन से अंदर से पानी निकाला जाए, तो कुआं और तालाब हो रहा है, और स्वयंजा में जो अपने मन से पानी आता है स्वयं से, वो हो गया वर्षा का जल और नदियों का जल। अब हम यहाँ की फसलें देखते हैं। फसलें कृषि के अंतर्गत ही हम उसको पढ़ेंगे। फसल को भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कृषि के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। देखो, अलग से भी यदि कृषि से संबंधित प्रश्न उठता है मेंस में, तो भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, यदि आप प्रीलिम्स की ये क्लासेस हमारी अटेंड किए हो। और पीडीएफ के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े। पीडीएफ मतलब आप बर्बाद। फसल, क्योंकि पीडीएफ नोट्स नहीं है, किताबी हो जाती है, या तो फिर आप पीडीएफ से फिर नोट्स बनाते रहे। इतना समय जहां हो आपके पास तो आप उपयोग करें। क्या लिखने वाले हैं, फसल। फसल यहाँ कौन कौन सी हो रही है, तो फसल यहाँ प्रमुख रूप से हमें यहाँ देखने को मिलती है कौन सी, यव। यव को यहाँ क्या बोला जाता है, जौ बोला जाता है। तो आप लिखेंगे यव और यव को जौ। ये यहाँ की फसल हो गई और प्रमुख फसल हो गई। ठीक, इसके बाद यहाँ होता है अनाज। अनाज तो होता है, पर उसके लिए एक शब्द यूज होता है धन में,
ये हो गया अनाज के लिए, तो ये फसल यहाँ होती है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ भी कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली है, उनको भी आपको जानना होगा। आजकल एग्जामों का ट्रेंड भी यही चल रहा है, इसलिए है मजबूरी में ये सब चीजें आपको बताना पड़ रहे हैं। तो अब लिखेंगे कृषि के लिए कुछ शब्द, कृषि के लिए कुछ शब्द, या कृषि से लिखा तो है ही, कृषि से संबंधित शब्द, कृषि से संबंधित शब्द। अब कुछ यहां हैं, जैसे देखें हल रेखा, या हल रेखा बोलते हैं, उसको क्या बोल जाते हैं अपन, श्वेत के कूड़ वाली रेखा होती, उनको बोलते हैं सीता कहा जाता है। तो आप लिखेंगे हल रेखा, हल रेखा। अब हल रेखा के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, सीता शब्द कहा जाता है या सीता कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, ये तो हो गई आपकी क्या, हल रेखा हो गए। अब जुते हुए खेत को छित कहते हैं, जुते हुए। अच्छा, यहां आप कूड़ रेखा भी लिख लें, श्वेत कूड़ रेखा, तो भी आपको दोनों ऑब्लिक लगा के चाहो तो लिख सकते हो, हल रेखा ऑब्लिक श्वेत कूड़ रेखा। अब जुते हुए खेत के लिए क्या शब्द यूज होता है, इसके लिए होता है क्षेत्र। ठीक, और क्या है, और कौन से शब्दों का यूज होता है, तो उपजाऊ खेत, जो भूमि उपजाऊ होती है उसको उर्वरा कहते हैं, तो वो भी लिखेंगे आप उपजाऊ खेत या उपजाऊ भूमि। उपजाऊ खेत भी लिख लो, चाहे भूमि, एक ही बात है। ये इसका शब्द क्या होता है, उर्वरा। ठीक, और देखें और कौन से शब्द हैं जो आपको जानना होंगे। एंशिएंट काल के रूप में पर्ती सुना होगा, पर्ती की जमीन या कम उपजाऊ जमीन, उसको बोला जाता है खिल्ल। खिल्ल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे पर्ती, या ऑब्लिक में कम उपजाऊ। मान लो आपको पर्ती ही क्लियर नहीं हुआ तो कम उपजाऊ, और वो क्या कहलाती है, खिल्ल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इस एग्जाम में आएगा तो ये रिपीटेड माना जाएगा, खिल्ल। ठीक, अब बैल के लिए भी एक शब्द उपयोग होता था वहां, ब्रिक। ठीक, और बैलगाड़ी के लिए भी एक शब्द उपयोग होता था, वो भी आप लिख लें, बैलगाड़ी, अनस। बैलगाड़ी को क्या बोला जाता था वहां, अनस। ये कुछ टर्मोलॉजी आपको कृषि से संबंधित क्या रखना है, ध्यान। एक और लिख लें आप, खाद को वहां बोला था करीश, यही लिख लो आप, खाद सुना होगा आपने, तो खाद, और वहां एग्जाम में आ जाएगा करीश किससे संबंधित है, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि ये खाद से संबंधित है। ठीक, ये हो गए आपके कुछ। और जो खलिहान होता है, जहां फसल रखी जाती है काटने का, उसको खल कहते हैं, चाहो तो को लिख लो आप, खलिहान। और भी आपको जो मिल जाए एग्जाम में क्वेश्चंस लगाते समय, तो वो भी आप खलिहान तो आप जानते हैं ना, इतने तो आप कृषि एमपी के हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ अगला आयाम, तीसरा नंबर का था शिल्प एवं उद्योग धंधे। ठीक, यहाँ कौन कौन से शिल्प कला वाले काम होते हैं और उद्योग धंधे क्या हैं, तो अगला हम लिखेंगे क्या, शिल्प एवं उद्योग धंधे, जिसमें हम शुरुआत में वस्त्र उद्योग को देखेंगे। ये सब आप क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था। सामाजिक जीवन आप देख चुके हैं, राजनीतिक जीवन आप देख चुके हैं। इसके बाद हम एक जीवन और देखते हैं, वो बचता है आपका क्या, धार्मिक जीवन। और हम इस तरीके से ऋग्वैदिक काल को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आप वीडियो को स्पीड से भी सुन सकते हैं, 1.5 स्पीड से आप उसको सुनेंगे तो आपको आसानी से जल्दी वीडियो भी आप सुन लेंगे, और आपको चीज़ें भी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप नोट्स बना लें। इतना लिखते होंगे हम, मुश्किल से 2 पेज लिखते होंगे और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए। ज़्यादा फैक्ट और पीडीएफ का चक्कर भी खत्म। ठीक है ना, ज़्यादा पीडीएफ भी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। लिखेंगे आप तीसरा, और तो नोट्स तो हमारे भी नहीं, जो नोट्स आप खुद बनाएंगे वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमारे नोट्स से भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या लिखने वाले हम, शिल्प एवं उद्योग धंधे, शिल्प एवं उद्योग धंधे। अब हम देखेंगे यहाँ एक नंबर डाल के लिखते हैं हम, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में देखेंगे हम यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का ज्ञान था, परंतु उन्हें कपास का ज्ञान नहीं था। ठीक, अब ज्ञान नहीं था ना, इसके में नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि हमें जो जो एविडेंस मिल रहे हैं हम वही लिखेंगे वहाँ। तो लिखेंगे ऊन का ज्ञान था, पहले लिखेंगे वस्त्र उद्योग।
वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में क्या लिखेंगे आप? ऊन का ज्ञान था परंतु कपास का ज्ञान नहीं था। लिखेंगे आप ऊन का ज्ञान था परंतु कपास का ज्ञान नहीं था। ठीक, अब यहां भी हमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखना है। जुलाहा को क्या कहते थे, क्योंकि आज अभी जो ट्रेंड चल रहा हाल फिलहाल का वो टर्मिनोलॉजी का चल रहा है। जुलाहा को बोलते थे हम क्या? तुतवाए। क्या बोलते थे? तुतुवाए। लिख लें आप, तुतुवाए। ये हो गया जुलाहे। जुलाहे के बाद देखें कपड़ा बनाने वाली महिलाएं। कपड़ा बनाने वाली महिलाएं, कपड़ा बनाने वाली जो महिलाएं हैं उसको बोलते थे पेशकरी। पेशकरी, थोड़ा सही पढ़ लेना, उच्चारण हमारा उतना ठीक वैसे भी नहीं है। अब हम देखें करधा। करधा को बोलते हैं तसरा। यही लिख लेते हैं आप, करधा। और इसके लिए क्या शब्द यूज होता है? तसर। तसर शब्द यूज होता है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका वस्त्र उद्योग। अब हम धातु उद्योग देखेंगे। धातु में आपको एक चीज तो स्पष्ट क्लियर है, लोहे का हमें पता ही था, चांदी का भी पता नहीं था। ठीक, बाकी तांबा और कांसे की जानकारी थी और सोने की भी जानकारी इनको थी। ये हो गया। इसका हम अभी भी पढ़ेंगे क्या? आपके धातु उद्योग। धातु उद्योग में ये अयस्क निकालते थे और अयस्क से ये सब चीजें बनाते। अयस्क से क्या लिखने वाले हम? बी पोर्शन में देखेंगे हम धातु उद्योग। धातु उद्योग, धातु उद्योग में देखेंगे हम क्या? अयस्क। और इसका अर्थ क्या होता है? इसको अर्थ के रूप में देखा जाए तो तामा अथवा कांसा, यही निकालते थे हम, तामा अथवा कांसा। ठीक है, और इन्हें क्या जानकारी थी? सोने को भी जानते थे। सोने को एक शब्द से बोला जाता है, वो भी आप लिख लें, हिरण्य। ठीक, और नोट में क्या लिखेंगे आप? यहां नोट में लिखेंगे लोहा और चांदी की जानकारी नहीं थी। ये हो गए आपके क्या? ये हो गए आपके धातु उद्योग भी कंप्लीट हो गए। और यहाँ और क्या क्या होता था तो आप इसको CDE करके लिख लें। जैसे यहाँ आपकी कुम्हार होता, कुम्भकार का काम होता था, ये तो बी तक हो ही गया। कुम्भकार हो गया, बढ़ई हो गया, चर्मकार हो गया, तो ये सब भी काम यहाँ होते थे। बस इनके कुछ शब्द होंगे स्पेशल, वो आप लिख लें और कंप्लीट है आपका। जैसे सी में लिखें कुम्भकार। कुंभकार, कुंभकार यानी कुम्हार, मटकों वाला काम। तो वो यहाँ कुलाल बोला जाता था किसके शब्द। ये सब काम होते थे अर्थव्यवस्था में ही, आप इंक्लूड करेंगे तो उसको क्या बोला जा रहा है? वहाँ कुलाल बोला जा रहा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ई को बोला जा रहा है तक्षण। बढ़ई को क्या बोला जा रहा है? ये हो गया बढ़ई। बढ़ई को बोला जा रहा है तक्षण। ये हो गया तक्षण। और क्या काम होते हैं वहाँ? चर्मकार के काम होते। चर्मकार आप जानते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, चमड़े का काम करने वाले। और इसके अलावा चिकित्सा का भी वहाँ काम होता था, यानी वैद्य वगैरह थे। और चिकित्सा के लिए अलग शब्द यूज हुआ है भीभस, तो वो भी आप यहाँ लिखेंगे भीभस। भीभस, ठीक है। अब चिकित्सा में आप लिखें एक अश्विन देवता थे। चिकित्सा के देवता कौन थे? अश्विन देवता थे। अश्विन देवता, अश्विन देवता, इनको चिकित्सा का देवता कहा जाता था। अच्छा, इनके बारे में कुछ चीजें फेमस हैं, उनको भी आप लिखें कि इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो इन्हें च्यवन ऋषि को यौवन प्राप्त दिया था, और ब्रजराज जो अंधे हो गए थे उनको उन्होंने रोशनी दी थी। और एक विश्वपाल थे जिनके पैर कट गए थे और उनको कृत्रिम पैर लगाए थे। तो ये कुछ इनके बारे में बातें हैं जो भी आप जानते रहिए। क्या लिखेंगे? ब्रजराज को, ब्रजराज अंधे 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 हो गए थे, अंधे हो गए थे, उन्हें ठीक किया, उन्हें ठीक किया। ठीक है। और जो ऋषि हैं आपके च्यवन ऋषि, इन्हें 9 यौवन दिया।
और एक और लिख लें आप, विश्वपाल। विश्वपाल का पैर कट गया था, पैर कट गया था, जिन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया। तो ये कुछ चीजें हमें वहां मिली हैं साहित्यिक स्रोत के रूप में, तो आप ध्यान रखेंगे। अश्विन देवता कई के हैं यहाँ, चिकित्सा से आपसे यही पूछा जा सकता। अब आते हैं व्यापार वाणिज्य पर। तो व्यापार वाणिज्य तो सीमित था, ठीक है, और बाकी व्यापार होता था कपड़ों का, परंतु यहाँ व्यापार में पणि का एकाधिकार था। पणि आर्यों से, पणि जो होते हैं, आर्य जो होते हैं वो पणि से घृणा करते हैं, क्योंकि वो अपने कंजूसी के लिए फेमस थे, या पणि जो थे व्यापारी थे और उनका एकाधिकार था यहाँ। तो चौथा आप क्या लिखोगे, ये हो गया आपका। चौथा लिखोगे आप क्या, व्यापार विनिमय। व्यापार विनिमय, ये सब अर्थव्यवस्था को आप पढ़ते जा रहे हैं। तो पहले क्या लिखोगे आप, व्यापार सीमित था, मतलब कोई खास व्यापार सीमित था, एक लाइन में ही आप क्लियर कीजिए। एक यहाँ पणि हुआ करते थे, पणि के बारे में जानिए। व्यापार पर एकाधिकार था, व्यापार पर अधिकार था। आर पणि से घृणा करते थे, घृणा करते थे। और एक पॉइंट और लिखना है, क्या, ये हो गया घृणा करते थे। और पणि अपनी कंजूसी के लिए, कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापारी थे तो अपना कम, जितना भी कम हो तो रेट पर सामान लिया करते थे। बाकी व्यापार कैसा होता था, बाकी कपड़े का व्यापार हो रहा है, ठीक है, कपड़ा हुआ, चादर, साल आदि सबके क्या हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है। तो उसको आप लिख लें आप, साल आदि। अब हमें क्या देखना है, विनिमय का साधन क्या था। तो विनिमय का साधन यहाँ मुद्रा नहीं थी, पहली चीज स्पष्ट रखेंगे। विनिमय का साधन यहाँ वस्तु विनिमय था, यानी हम कुछ पशु दे दें या कुछ सामान दे दें और उसके बदले में आप हमें कुछ सामान दे दें, ये कहलाता है वस्तु विनिमय। तो यहाँ लिखें विनिमय के साधन क्या थे, विनिमय, विनिमय के साधन। तो यहाँ मुद्रा नहीं चल रही है, पहली चीज आप इसको स्पष्ट रखें। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। तो फिर किससे होता था विनिमय, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से। वस्तु विनिमय तो आप जानते हो ना, कि हमने आपको 2 बकरियां दी, आपने हमें 2 बोरा गेहूं दिया, हमने आपको गाय दी, यही होता था। मतलब वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना, वस्तु विनिमय के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से। अब एक और बचता है आपका परिवहन के साधन। ये अपना साधन या जो आपका इनका व्यापार होता था उसका परिवहन कैसे करते थे, तो ये बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी से करते थे। लिख लो आप, क्लास पॉइंट है, देखेंगे परिवहन का साधन। ये आपको मेंस में भी काम आएगा, किस तरीके से हमें लिखना है और किस तरीके से हम इनका कम शब्दों में आप पूरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो परिवहन का साधन में क्या लिखेंगे आप, जैसा भी हम लिख रहे हैं आपको हर चीज स्पष्ट हो रही है। बैलगाड़ी है ना, इक्का गाड़ी, ये सब वहाँ क्या होते थे, परिवहन के साधन हुआ करते थे। ये इस प्रकार से आपका आर्थिक जीवन कंप्लीट हुआ। एक मात्र पोर्शन और बचता है, धार्मिक जीवन, उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर उत्तर वैदिक काल पर हम आ जाएंगे और इसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे। वीडियो लंबा हो जाए, वीडियो 1-2 और बढ़ जाए, इससे हमें दिक्कत नहीं है, पर चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से आपके पास पहुँचना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।